आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर कहानी। दोस्तों अटारी आसपास के सभी गांवों में सबसे बड़ा गांव माना जाता है। जैसा ही भरा पूरा गांव वैसे ही भले लोग यहाँ रहते हैं। ज्यादातर घरों के बच्चे पढ़ने लिखने बाहर चले गए थे और जो चिड़ैया एक बार घोंसले से उड़ी फिर नहीं लौटी। दीनदयाल वाजपेयी जी का बड़ा नाम है गांव में। नाम होने लायक सज्जन हैं भी वो। उनकी श्रीमती कमला और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी गृहस्थी सजाई है। गांव भर की औरतें उनकी तारीफ करते नहीं थकती और पीठ पीछे जल भुन के कोयला होती रहती हैं। कारण भी है, उनके 4 सुशील पुत्र और 4 संस्कारी पुत्र बधुएं जो हैं। आज के युग में सुशील पुत्र मिलना तो आसान है, पर संस्कारी बहू मिलना बहुत कठिन। कोई औरत तो दिल में बड़ा सा पत्थर रख के कई बार बोल चुकी है, हाय कमला बहन, कितने पुण्य किए हैं जी तुमने। एक बहू भी ऐसी नहीं कि कोई उंगली उठा दे। सारी की सारी अभी इस जमाने में देखो सर पे पल्लू रखे साड़ी में ही सरसराती रहती हैं। एक हमारी आई कल की बहू, दूजी सुबह ही अंग्रेज मेमो सा गाउन पहने रसोई में आधम की कहती है, मम्मी जी इनकी चाय दे दो। अब मैं क्या बोलूं, बहुएं तो सच में मेरी खरा सोना है। पर सच्ची बात बोलूं, सब कुछ बेटे पे रहता है। हमने तो भाई बचपन से ही चारों को ये बात भले से समझा दी थी कि संस्कार बहुत जरूरी है बेटा। अब जब बेटा ही राजी ना होगा तो बहू को मानना ही पड़ेगा ना। वैसे भी इन सब में रखा क्या है। सही कह रही हो कमला बहन, अब मेरी वाली तो विदेश जा बसी है। पिछली छुट्टियों में गई थी महीना भर के लिए। एक दिन कपड़े तह किए और बहू को दिए कि पोते की पैंट को रख लो, तो वो हंस पड़ी। बोलती है, मम्मी जी ये तो मेरी हाफ पैंट है। पूरी महिला गोष्ठी खिलखिलाकर हंस उठी। अटारी में सारे आमोद उत्सव साथ ही मनाए जाते। लगभग सभी ब्राह्मण परिवार ही थे, इक्के दुक्के लाला परिवार भी थे। अब की बार फागुन की बड़ी धूम थी। वाजपेयी जी के आंगन ही सारा आयोजन था। चारों दशरथ नंदन इधर से उधर भागते सारा काम धाम देख रहे थे। आंगन खचाखच भरा था। एक तरफ खाने पीने का आयोजन, दूसरी तरफ रंग गुलाल। कुल मिलाकर पूरा माहौल अबीरी हो गया था। शाम को फागोत्सव हुआ, खूब गाना बजाना हुआ। महिलाएं भी एक आध कविता पाठ कर लेती थी। कमला जी की बड़ी बहू यामिनी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। कुछ कभी लिख भी लेती थी। उसे बड़े इसरार से उसकी सास ने बुलाया। बहुत धीमे से अपना घूंघट संभालती वो आई। पायल की रुंझुन सुनती, हाथ भर चूड़ियां बजाती और एकदम ही हल्के हाथों से अपने पति से माइक लिया और माँ सरस्वती पे लिखी एक कविता सुनाती। तालियों की गूंज से आसमान फटने लगा। दीनदयाल जी के कंधे कुछ और तन गए थे। कमला जी गर्व से मुस्कुराने लगी और यामिनी के पति का तो पूछो ही मत। होली के दूसरे दिन सभी बच्चे लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर लौट गए। यामिनी के बेटे का इसी वर्ष स्कूल में प्रवेश हुआ है। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी में नहीं, दूसरे कॉन्वेंट में। सुबह 7 बजे बच्चे को स्कूल पहुंचाने माता पिता दोनों भागे भागे गए। प्रथम दिवस, प्रथम प्रयास, प्रथम अनुभव। और प्रथम तो सब कुछ था। एक बार आना ही था जीवन में। कहीं देर ना हो जाए ऐसा सोच के यामिनी ने कुर्ता पहनने में भी अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं किया। ससुराल में चाहे जैसी भी अवस्था में रहना पड़े, वो कभी भी मुंह से चूचा नहीं करती थी। हमेशा साड़ी ही पहन कर रहती थी। पर किसी को नहीं मालूम था कि वो शहर में किस तरीके से रहती है, और ना कभी उसने ऐसा जताया था वहां पे। और यही दोस्तों एक संस्कारी औरत की निशानी होती है कि जिस परिस्थिति में उसको रहना पड़े उसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल ले। बच्चे को खूब लाड प्यार से चूम चाट के माँ ने मदर के हवाले किया और भारी मन से कार में आ बैठी। पतिदेव ने कार चलाते हुए पेशकश रखी कि कहीं रास्ते में रुककर नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि घर पहुंच के नाश्ता बनाने खाने में ऑफिस के लिए देरी होने की संभावना है। दोनों रास्ते के किनारे पे खड़ी गुमटी यानी कि ठेले पे रुक गए। पतिदेव ने 2 प्लेट डोसा बोल दिया। यामिनी ने खाने से मना किया, कहा पैक करवा लो, घर जाके ही खाएंगे। पतिदेव ने तो अपना खाना खत्म किया। तभी यामिनी ने पीछे से किसी को आते देखा। उन्होंने बड़ी शालीनता से नमस्ते की। यामिनी ने पीछे मुड़कर देखा और उसका सीना थक रह गया। वही गांव वाली पड़ोसन बुआ जी अपनी बिटिया के साथ उन्हीं की तरफ बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ी चली आ रही थी।
यामिनी के कांटों तो खून नहीं। गौतम कुल गोत्र उत्पन्न सरयू पारी पंडित श्रीपति शुक्ल की कन्या विश्वा कानिकुब्ज सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्कृष्ट श्री वाजपेयी जी की सबसे बड़ी कुलवधु शरेआम लखनऊ की सड़क पे जीन्स और टी शर्ट पहने ठेले पे खड़े हुए डोसा खा रही थी। यामिनी को लग रहा था, हे धरती मैया, जैसे वैदेही के लिए फट पड़ी थी, आज मुझे भी अपनी गोद में संभालो। हे सूर्य देवता, कुछ देर के लिए कहीं जाकर छुप जाओ, थोड़ा अंधेरा कर दो ताकि मैं भाग सकूं। पर सिर्फ सोच लेने से समाधान नहीं होते। न धरती फटती है और न सूर्य चमकना छोड़ देता है। बुआ जी पास आ गई। यामिनी को नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे देखकर जी भर के देखा और बोली, अरे हम तो कार्तिक को पहचान के आई। ये बोलने की घर चलो, हमारी रत्ना का घर यहीं तो है पीछे बेटा। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मुझे तो बस ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी तो सोचा यहीं कुछ खा लूं। आज अथर्व का स्कूल का पहला दिन था ना, तो उसे छोड़ने गया था, बस वहीं से लौट रहा है। यामिनी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जेलर की पकड़ तेज है, रिहाई मुश्किल। उसने बुआ जी के पैर छुए और रत्ना जिज्जी के भी। अरे भाभी तुम हो, हमें तो लगा भैया जाने किसके साथ बतिया रहे हैं। यामिनी और कार्तिक बड़ी ही कठिनाई से मुस्कुरा पाए। दोनों माँ बेटी बड़ी देर तक निरर्थक बातें करती रहीं और आंखों ही आंखों में संस्कारी बहू को ऐसे लगा जैसे घोट कर पी जाएंगी। देखा माँ, ना तो हाथों में चूड़ियां ना मंगलसूत्र। अरे ठीक है, जीन्स पहनी है तो क्या, माथे पे बिंदी तो लगा सकती है। ना बिंदी ना सिंदूर, इन्हें देख किसी को समझ भी आएगा कि शादीशुदा है, बाल बच्चों वाली। और इधर कार में घर वापस आते हुए दोनों पति पत्नी का अलग ही राग छिड़ा हुआ था। बेचारी यामिनी मुंह लटकाए बैठी थी और कार्तिक का हंस हंस कर बुरा हाल था। बोला, वो तो अच्छा हुआ यामिनी तुमने खाने से मना कर दिया, वरना सोचो इतनी संस्कारी बहू इतने सारे मर्दों के बीच जीन्स पहने ठेले पे खड़े होकर खाती, कितना अजूबा हो जाता नहीं। और वो जोर जोर से हंसने लगा। गाड़ी आगे बढ़ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संस्कार जो होते हैं वो हमारे कपड़ों से नहीं होते, हमारे सोच से होते हैं। हम कैसे भी कपड़े पहने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कपड़े ऐसे होने चाहिए जिससे हमारा तन ढका रहे, हमारा मन सात्विक रहे और हम देखने में फूहड़ ना लगे। यामिनी की कहानी आपने सुनी, आपको कैसी लगी? आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।